हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10th के क्वेश्चन लेके आए, जो कि हमने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपके लिए कल सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आज हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आज के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इसमें लगभग आपके 20 टॉपिक हैं, तो 20 प्लस टॉपिक का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आते हैं, रोज़ शाम 7 बजे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शाम 7 बजे हम आपको रोज़ हाई स्कूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो इसमें कम से कम आपके 20 प्लस टॉपिक होने वाले हैं, मिक्स हैं, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बहुत ही ईजी है, ये पूछी जाती है यूपी बोर्ड एग्जाम में। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है क्या कहलाती? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण जरूर से जरूर आपको देना होगा कि 2H2+O। तो इसमें क्या है? उत्पाद जो ऊष्मा का वो होता है, ऊष्मा अलग निकालनी होती है। तो ठीक है, 2H2 जल निकला और क्या बना? ऊष्मा बनी। ठीक है, उसके बाद आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जितने भी टॉपिक हम आज कराने जाएं, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और विद सॉल्यूशन हम आज लेके आए। तो इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा आपका टॉपिक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषित होती है, तो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है? N2+3H2 गिव्स 3NH3। तो इसे क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है, तो क्या निकला? अमोनिया बना और ऊष्मा निकली। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व जो होता है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, पहले ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व को जब ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनती है। उसके बाद आपकी जो पीएच मान और ये क्वेश्चन हम जो आपको करा रहे हैं, ये आपके लॉन्ग में भी टिप्पणियों टाइप से बने। जैसे आपके 6 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आता है, उसमें आपसे पूछ लिया है कि निम्न पर टिप्पणियां दीजिए। जैसे पीएच मान पूछ लेगा। ठीक है, पीएच मान यहाँ से पूछ ले कि पीएच मान बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दे देंगे आपको और दहन अभिक्रिया। तो इन 3 दे देंगे आपको, तीनों पर टिप्पणियां लिखनी होगी। ठीक है, तो ये टिप्पणियों में भी 6 नंबर में पूछी जाती है और वैसे ही भी आपके 2 या 3 नंबर में ये पूछ ली जाती है, 1-2 नंबर में ये पूछी जाती है। ठीक है, पीएच मान अम्ल और क्षारों से संबंधित एक पत्ते को पीएच मान कहते हैं। अम्ल और क्षार से संबंधित एक पत्ते को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। पीएच मान को सारेंसन ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? सारेंसन ने प्रस्तुत किया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आइन। ठीक है, माइनस लॉग एच आइन। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जिन्हें जल में घोलने पर एचाइन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ये तो बहुत ही ईजी है। अम्ल अम्ल आपको याद होना चाहिए कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर एचाइन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में HCl, देखो H आ रहा है तो HCl, HNO3 H आ रहा है ना, एचाइन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। H2SO4 ये भी आपका अम्ल है। तो ये उदाहरण करके लिख दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्षार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्षार, और ये अम्ल और क्षार में अंतर भी पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अम्ल और क्षार में हमने अंतर करा दिए। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें क्या है? OH आयन जल में घोलने पर जब OH आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और उसमें जब जल में घोलने पर जल में घोलने पर एच आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जब घुलते हैं तो क्या कहते हैं? OH आयन
देते तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और OH आयन का उदाहरण करके जैसे करके लिखना है NaOH, ठीक है। तो NaOH आयन दे रहे हैं KOH, ये क्या है, क्षार का उदाहरण। उसके बाद आपका भर्जन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आपसे दोनों में से कोई ना एक जरूर आपकी टिप्पणी यूपी बोर्ड में पूछी जाएगी, या तो आपसे भर्जन से पूछी जाएगी, भर्जन की टिप्पणी दी, या तो निस्तापन से। तो भर्जन क्या होता है, फेन प्लवन से प्राप्त हुआ सल्फाइड अयस्क भर्जन के द्वारा उच्च तापमान पर वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, जिससे सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यही भर्जन के बारे में बताया कि फेन प्लवन से प्राप्त हुआ सल्फाइड अयस्क, जो फेन प्लवन होता है उससे जो प्राप्त होता है सल्फाइड है, वो भर्जन के द्वारा उच्च ताप पर वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर जो सल्फाइड है उसे वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, जिसमें सल्फाइड और ऑक्साइड एक्स में परिवर्तित हो जाता है, सल्फाइड एक्स ऑक्साइड एक्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका निस्तापन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निस्तापन अभिक्रिया सांद्रित अयस्क को गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है। जो सांद्रित अयस्क होता है उसको गलनांक के नीचे और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। इसमें अयस्क पिघलने नहीं दिया जाता, इसमें क्या होता है, अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। तो यही होती है अपनी निस्तापन अभिक्रिया। इसमें आपको एक उदाहरण दे रखा है, तो Al2O3.2H2O गिव्स Al2O3 प्लस 2HCl, ठीक है। तो ये अपना बन गया। उसके बाद आपका है तीसरा, खनिज तथा अयस्क। ये जरूर पूछा जाता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खनिज तथा अयस्क प्रकृति में धातुओं जिस रूप में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। जो प्रकृति होती है अपनी, जिस प्रकृति में जो धातु पाई जाती, जिस रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं, तथा जिन्हें खनिजों से धातुओं को आसानी से निकाल लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ये आपकी टिप्पणी में 2 नंबर पक्के कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है हाँ, उसके बाद जैसे करके आपको लिखना है, उदाहरण इसका है Cu2S कॉपर का एक अयस्क है, Cu2S कॉपर का एक अयस्क है, ठीक है। उसके बाद संक्षारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या भी केमिस्ट्री के ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। वायु एवं जल की उपस्थिति में धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या करना, नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तावे पर धब्बे पड़ना। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, किसका उदाहरण, संक्षारण का। और तावे पर धब्बे पड़ना किसका उदाहरण है, संक्षारण का। फिर ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए इन पर कम सक्रियता पॉलिश कर देते हैं, जिसे यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। उसके बाद आपका मिश्र धातु में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो मिश्र धातु क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। जैसे आपको ये टेबल बनानी होगी, पहला पीतल है, Cu 80% पाया जाता है और Zn 20%, जैसे बर्तन और मूर्तियाँ। उसके बाद गन मेटल CuSnZn बंदूक बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बेल मेटल CuSn घंटे बनाने में प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर Cu 60% होता है और निकिल Ni मतलब 20% और Zn 20% जिंक प्राप्त होता है। तो ये किसमें, जेवर, घंटी, मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में पूछी जाती है, आपसे 3 से 4 नंबर में ये पूछी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणियों में नहीं पूछी जाएगी, बट ये आपसे अलग से क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति बताइए। तो लोवल और बॉन्ड ऑफ ने 1784 में ईस्वी को कार्बन के समचतुष्फलकीय के बारे में बताया। इनके अनुसार कार्बन परमाणु को समचतुष्फलकीय के केंद्र और हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित होते हैं। इनकी 2 संयोजकता के बीच का कोण जो होता है 109 होता है और 28 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और C इसके जो बनना है, इसमें कोण बनना है 109 का, और जो बीच का है वो 28, यहाँ पे आपका जो 28 डिग्री बनना है, और जो बनना है पूरे 109, ठीक है। उसके बाद सजातीय श्रेणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी कार्बन
कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो कार्बनिक समूह का समूह होता है जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल, एक ही सूत्र है, मेथेनॉल और एथेनॉल एक ही जैसा, इनका कार्बनिक यौगिक एक ही जैसा सूत्र कहलाता है, मेथेनॉल और एथेनॉल। ठीक है, जैसे इस श्रेणी में निम्न लक्षण होते हैं, इन्हें एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की 4 संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिनमें कार्बन परमाणु 4 संयोजकता सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। जैसे ये है, इसमें 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन है, तो ये किसका उदाहरण? हाइड्रोकार्बन का है। एक कार्बन है और इसमें कितनी संयोजकता जुड़ी हुई? 4। ठीक है, तो 4 संयोजकता है द्वारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है और 4 संयोजकता है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना है, पहले डेफिनेशन लिख के आपको उसके बाद ये डायग्राम बना देना, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको फुल। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। असंतृप्त है वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणुओं में संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो, ये असंतृप्त ये होता है जब हाइड्रोकार्बन परमाणु की जो संयोजकता है उसे पूरी करने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है हमें ये, ठीक है, जब हम लिख दिया हमने सी, इसमें आपके 5 हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3 4, अब 5 है, ये 5 कहाँ जुड़े, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका है दहन अभिक्रिया, सारे ही केमिस्ट्री के अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी। ठीक है, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी परिभाषाएं जो आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद वह विक्रिया जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा और CO2 देती है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? वह विक्रिया जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा और CO2 देती है, क्या कहलाती है? दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण क्या दे रखा है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इस सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी से तैयार कर लीजिए। और आपके यूपी बोर्ड में सिर्फ 2 महीने बचे, नवंबर आपकी आ गई तो सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जितने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहे हैं हर तरफ से तैयार कर लीजिए। और ये आज हम आपको ये 18 टॉपिक हैं जो आपको 100% तैयार कर लेने हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व से प्रतिस्थापित होता है। जो एक तत्व होता है जो किसी दूसरे तत्व से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे CuSO4 है प्लस Zn है, तो हमने इसे क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके और इसका सूत्र बना दिया, इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, तो ZnSO4 प्लस ZnSO4 बना दिया है। उसके बाद ये अलग निकाल दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, इसी यही प्रतिस्थापित हो गया है। एस्टरीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण हर साल यूपी बोर्ड में पूछ ही लिया जाता है लगभग। उसके बाद किसी अम्ल की अल्कोहल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। जैसे ये देखिए अम्ल है, ठीक है, अल्कोहल है, इसकी किससे क्रिया कराने पर? अम्ल की अल्कोहल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। देखिए ये हमने करवाई है क्रिया, तो क्या प्राप्त हुआ? हमें एस्टर प्राप्त हुआ। जहाँ पे भी COO हो तो वो क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो एस्टर प्राप्त हो गया, बचा गया जल। उसके बाद है पुनर्द्रवण। अब आपके आए जी, केमिस्ट्री के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कम से कम आपके 10 से 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो इसलिए केमिस्ट्री के जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक करवाए तो इस सारे ही टॉपिक को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका है पुनर्द्रवण। कुछ जीवों में किसी का एक भाग से नया भाग बनाने की क्षमता होती है। किसी जीव के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ों में एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पुनर्द्रवण कहलाता है। जैसे हाइड्रो में पुनर्द्रवण पाया जाता है। तो अभी सिर्फ आपके ये सारे ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, और एक सिर्फ आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट हमने टिप्पणी रखी है। बाकी की जो हम फिजिक्स और बायो के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपकी परिभाषाएं, तो इसमें कुल आपके 18 क्वेश्चन थे, 17 आपके केमिस्ट्री के थे और बाकी आपका एक था बायो का। तो चलिए काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 थे आपके। 18 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। 18 आपकी केमिस्ट्री का और एक आपका बायो। तो केमिस्ट्री की जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन करवाई है, इसके बाहर आपकी कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। तो इस वीडियो में आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए कल या अब की बार हम आपके लिए बायो के और फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ लेके आएंगे और परिभाषाएं लेके आएंगे। जैसे हम आपको आज हमने केमिस्ट्री की करवाई, इसी टाइप से हम आपको बायो और फिजिक्स की और ले आएंगे। आपके 100% मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप रोज वीडियो देखते हैं तो जल्दी से कमेंट में बताइए कौन कौन रोज वीडियो देखता है। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।